नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा 9th राजस्थान जीके की जो नई पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 4 हम देखने जा रहे हैं। इस पाठ में राजस्थान में जो जनजातियां हैं, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं ST शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके जो आंदोलन हुए और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे। मुख्यतः है मेर विद्रोह है, भील विद्रोह है और मीणा विद्रोह है, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें पेश किया गया और काफ़ी गहराई से जो है इसमें बताया गया है। तो हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, हम उसकी व्याख्या भी करेंगे, तो ध्यान से इसको देखिए, सुनते रहिए। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन, देखिए लाइन देखिए, शुरुआत कितनी शानदार है, का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया। यानी राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो अपवित्र गठबंधन है, तो इससे क्या था कि ये जो जनजातियां थी, जो इतने सालों तक खुश थी और अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी में मस्त थी, अब उनको भी विद्रोह करना पड़ा। और पहली बार जनजातियों के विद्रोह जो है वो इतिहास में अंग्रेज़ों के आगमन के कारण देखने पड़े। मेर विद्रोह है। मेर आप नाम जानते ही है, अजमेर जो नाम है तो वो मेर जनजाति की वजह से ही पड़ा है। तो मेर जो है जाति, हालांकि ये शायद जनजाति में शामिल नहीं है, मगर फिर भी मेर विद्रोह हम देखते हैं 1818 से 1824। बिल्डर और हो भी सकती है, इसकी मुझे कन्फर्म जो है वो ध्यान में नहीं है। तो बिल्डर झाक गाँव 1818, ये आप ध्यान में रखें। एक तो बिल्डर नाम याद रखें, एक झाक गाँव, एक 1818। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेज़ों के आगमन के पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। यानी ये अपने आप में एक स्वतंत्र थे। कोई भी राजा महाराजा भी अगर आया ना, तो भी उन्होंने इनको सीधे अपने नियंत्रण में नहीं किया। इनको एक तरह से स्वायत्तता, स्वतंत्रता दी हुई थी, ठीक है। मगर देखो, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत थे। तो सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। जब इनकी आज़ादी, जब इनका रोजगार छीनने का प्रयास किया तो इन्होंने विद्रोह किया। अब यहाँ घटनाएं दी गई है, तो घटनाओं में जो इम्पोर्टेंट बनता है, आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़माना है। चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर लें और आपके स्कूली एग्ज़ाम जो है उसमें भी, तो जो छोटे क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है। 1818 सन भी याद रखना। इस सन में आपको हम एक जगह और भी हमने पढ़ा था कि राजस्थान के राज्यों के साथ में अंग्रेज़ों ने संधियाँ की थी, याद होगा आपको, 1818 की संधियाँ। चार्ल्स मेटकाफ नाम याद आया, तो चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा अंग्रेज़ों के अजमेर में अंग्रेज़ सुप्रिंटेंडेंट F विल्डर ने, तो ये बिल्डर नाम याद रखना, विल्डर ने झाक, ये गांव का भी नाम याद रखना, और अन्य गांवों में जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। कि मेरों ने कहा कि हम लूटपाट नहीं करेंगे। मार्च 1819 में बिल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। अभी अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि छोटा मोटा भी अगर कोई बात हो गई तो ये तो मौके की तलाश करते थे और हमला करके दमन करने में विश्वास रखते थे। तो उसने क्या किया, सैनिकों को लेकर बिल्डर ने और मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान प्रारंभ किया। ये लोग, इन्होंने पुलिस चौकियाँ स्थापित की, उनके घरों को जला देते थे, आगजनी कर देते थे, ठीक है ना, और भयानक जो है उनको सजाएं, यातनाएं देते थे। तो अब प्रतिक्रिया वो भी करेंगे, तो प्रतिक्रिया स्वरूप मेरों ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह प्रारंभ कर दिया और पुलिस चौकियों को हटाने का प्रयास किया। तो मुख्यतः ये जो झाक नाम मैंने ऊपर अभी लिखा था, तो इनको हम पुनः रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा कि जो झाक गांव है उस स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेज़ों और साथ ही मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों को भी भयभीत कर दिया। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया था, सिपाहियों को मार डाला, बदले में मेरों को भी मारा गया। तो इस तरह से जो है ये भीषण जनधन की हानि हुई और 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन कर दिया। देखो, अंग्रेज़ों के पास तो हथियार भी थे
और पूरे भारत पर राज था, तो संसाधन थे, एकजुटता थी, प्रशासन था। 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। यानी मेरों से ही अंग्रेज़ों ने क्या किया, देखो अंग्रेज़ों ने मेरों से ही मेरवाड़ा, ठीक है, अजमेर को भी बोलते हैं ना मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा बटालियन बना दी। और इन्हीं मेरों से जो बाकी सामान्य असंगठित मेर है या मान लो जो विद्रोह करने वाले हैं उनका दमन करवाते। तो ये एक तरह से पेंशन सैलरी बेस पर आ गए, तो अंग्रेज़ों के जो है वो उनके आदेश पे काम करते। तो इसका मुख्यालय कहाँ था, ब्यावर, ठीक है, ब्यावर। तो लंबे समय तक जो है मेरवाड़ा ब्रिटिश नियंत्रण क्षेत्र में रहा और दमनात्मक उपायों के सहारे से इन्होंने मेर विद्रोह का जो है नियंत्रण कर लिया। तो यहाँ देखो 2-3 बातें निकल कर आती है। मेर विद्रोह कहाँ हुआ, तो अजमेर। अजमेर में मुख्यतः कौन सा गांव जो है प्रभावित था, विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था, तो झाक। मारवाड़ी में झाक कहते हैं सजगता को, कि इसके जो है ना झाक है, झाक रहती है, पढ़ने की झाक रहती है। तो झाक गांव, वो तो ऐसे मैंने आपको लिंक जोड़ा है। और 1818 में विद्रोह शुरू हुआ, 1824 में इसका दमन कर दिया गया। एक बिल्डर का भी नाम आप याद रखना। अब बात आती है भील विद्रोह की। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा, परंतु इसमें जो खास चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर रखा है, वहीं पे आप नज़र डालें। इसमें आपको एक तो उदयपुर नाम याद रखना है, एक डूंगरपुर और एक गोविंदगिरी। गोविंदगिरी डूंगरपुर के थे, आगे इनकी बातें अगले पेज पे मिलेगी। तो भील जो है मूलतः शांति प्रिय जनजाति रही है और अपने काम से मतलब रखने वाले रहे हैं, और आदिकाल से ही ये स्वतंत्र जीवन अपने जंगलों में प्रकृति में व्यतीत करते आ रहे थे। मगर जैसे ही अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने 1818 की संधियाँ की, तो वो अर्ध सामंती शासन और अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण इनके ऊपर किया गया, नए नए नियम लगाए गए, इनको परेशान किया गया, तंग किया गया। तो इस वजह से जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि इनके एक जो प्राकृतिक स्वच्छंदता थी, रोजी रोटी थी, वो भी छिन रही थी, वो प्रभावित हो रही थी, और भी कई कारण थे। 1818 में उदयपुर राज्य के भीलों ने अन्य कारणों से विद्रोह किया। तो भील विद्रोह में एक तो आप उदयपुर राज्य याद रखना, उदयपुर, ठीक है। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने उनमें असंतोष का जन्म दे दिया। दूसरा कारण अंग्रेज़ों की भील की दमन नीति, उससे भी क्या है कि अब इनका भी अपना कानून होता था। अब अंग्रेज इनका दमन कर रहे हैं, तो दमन से क्या होता है, विद्रोह ज़्यादा बढ़ता है, तो मनोवैज्ञानिक भावना बन गई। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के तुरंत बाद जो उदयपुर राज्य है उसके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया, जिससे भीलों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। चौथा कारण यह था कि देशी जो सेनाएं थी उनको अंग्रेज़ों ने भंग कर दिया था, और उसकी जगह अंग्रेज़ों ने अपनी बटालियन, अपनी सेनाएं बनानी शुरू कर दी थी, और वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थी। तो इससे क्या हुआ कि जो सेना में जो भील थे वो बेरोज़गार हो गए, तो उनमें बेरोज़गारी बढ़ने से भी उनमें असंतोष बढ़ गया कि इस बेरोज़गारी का कारण कौन है, अंग्रेज। पांचवा कारण, अब यहाँ देखो बड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि भील विद्रोह के कारण बताइए, 4 कारण बताइए। तो यहाँ आपको देखना है, आरएस मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। पांचवा है, भील अपनी पाल के समीप ही, पाल मतलब गांव से रखवाली करते थे और उसके बदले में चौकीदारी कर जो है वो लेते थे, और अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल और जो यात्री है उनकी सुरक्षा के बदले बोलाई, ठीक है, कर वसूल करते थे। अब कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, राज्य की आय बढ़ाने के लिए भीलों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया और उनसे ये कर वाले अधिकार छीन लिए और कहा कि ये काम तो पुलिस का है। तो इस तरह से ये कारण रहे, तो भीलों के विद्रोह का तत्कालीन कारण ये बना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तत्कालिक कारण क्या था भील विद्रोह का, तो उनसे जो कर वाला जो है ना कानून, कर वाले अधिकार, एक तो चौकीदारी कर वो करते थे। आपने भी देखा होगा जैसे गली मोहल्ले में आज भी कुछ नेपाली या कुछ और लोग होते हैं या गांव के लोग जो रात्रि में पहरा देते हैं, बदले में कुछ लेते हैं। तो इस तरह से ये चौकीदारी कर लेते थे, सुरक्षा सिक्योरिटी के बदले जो है यात्रियों की अपनी रिस्क पे वो उनका सिस्टम था, तो सुरक्षा कर लेते थे। तो ये तत्कालिक कारण बना। तो इन भीलों ने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेज़ों और उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हालांकि व्यवस्था जो बनती है सरकार के अनुसार उनका पालन जरूरी है, मगर सरकार भी यहाँ कौन सी थी, यहाँ तो अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो वो तो क्या है शक्ति के बल पर
काम करवाना चाहते थे। अगर उनको समझाया जाता तो हो सकता वो समझ भी जाते। तो यहाँ देखो जो 5 कारण है, एक बार पुनः देख लेते हैं कि एक तो क्या है, भीलों के ऊपर कर थोपने का प्रयास किया गया। दूसरी, दमन की नीति। तीसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। चौथा, सेनाओं को भंग करने से उत्पन्न बेरोजगारी। और पांचवा, कर का जो अधिकार है भीलों का वो छीन लेना। तो 1818 के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि सरकार उनके मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह कर देंगे। तो भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। तो अब ये जो है देखो, ये अब सिलसिला चलता रहेगा। अंग्रेजी सेना ने अभियान दल भेजा, सफलता नहीं मिली। फिर अंग्रेजी सेना को असफलता मिली। फिर 1823 में जो है बड़ी ब्रिटिश की सेना और उदयपुर की सेना ने भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। उदयपुर राज्य में भील विद्रोह हुआ तो आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी भील थे तो उन्होंने भी वहाँ अशांति उत्पन्न हुई और विद्रोह कर दिया। तो डूंगरपुर राज्य में स्थिति गंभीर थी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तुलना में डूंगरपुर में ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों ने सेना भेजी। संघर्ष होने से पहले ही भील मुखियाओं ने समझौता कर लिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों की जो कठोर दमन की नीति थी तो उससे जो है इनमें एक डर पैदा हो गया। तो इस प्रकार का समझौता डूंगरपुर में भी हो गया, बांसवाड़ा में भी हो गया। यहाँ जो है आप चाहो तो बाकी लाइनें पढ़ सकते हो और ख़ास बातें मैंने आपको बता दी है। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या मेरे इसी नाम से चैनल के नाम से GK बाई मुकेश ढाका ऐप है यस गुरु, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेवें, या वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है वहाँ पर भी इसकी PDF, कक्षा 6 से 10 तक के सारे वीडियोज़ और भी बहुत सारी सामग्री, मॉक टेस्ट आदि आपको ई-बुक उस ऐप में मिल जाएंगे। और मात्र 3.8 MB का ऐप है, कुछ ही पलों में डाउनलोड हो जाएगा और इसे आप लॉगिन कर लेवें और फेसबुक, गूगल या मोबाइल नंबर से, और आप आराम से इसका अपनी जो है ऑनलाइन लर्निंग है उसको सशक्त बनाए। जनवरी 1826 में गिरासिया भीलों में ही जैसे शहरिया भील मीणा, तो गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम ने, तो ये नाम थोड़ा आप ध्यान में रखना, दौलत सिंह और गोविंद राम ये इनके नेता है, अंग्रेज़ों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लंबी बातचीत के बाद में दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर यह विद्रोह समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों और उदयपुर राज्य के बीच में 1838 तक उदार नीति अपनाई गई और उसके बाद में छिटपुट घटनाएं हुई। बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुआ। तो देखो उदयपुर मुख्यतः है, ठीक है, उसके बाद में डूंगरपुर मुख्यतः है और बांसवाड़ा तो उड्डूबा, तो इनमें यहाँ पे क्या हुआ, भीलों के विद्रोह हुए और अंग्रेज़ों ने बल प्रयोग छोड़ा नहीं। मेरवाड़ा बटालियन, अभी हमने देखा था ना, मेरवाड़ा बटालियन मुख्यालय था ब्यावर, उसकी पद्धति पर भी इन्होंने क्या सोचा कि भीलों का दमन भीलों के द्वारा ही, तो भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना बनाई और उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने एक नई जो है बटालियन बना दी, जिसका नाम रखा गया मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर, इनका नाम आप 1857 की क्रांति के समय भी पढ़ते हैं। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय रखा गया उदयपुर में ही खेरवाड़ा, ठीक है, खेरवाड़ा। तो मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा और कोटरा में 2 छावनियाँ भी बना दी गई। तो इस तरह से ये जो उपाय थे कुछ समय तक शांति रही। फिर बांसवाड़ा में छिटपुट घटनाएं हुई, कहीं गिरासिया विद्रोह हुआ और गुजरात में भील विद्रोह बढ़ गया, बांसवाड़ा में भी थोड़ी बहुत कुछ घटनाएं हुई। तो यह चलती रही, यानी पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं हुई। तो यहाँ आप घटनाएं हैं उन पे आप एक नज़र डाल लेवें, चाहे वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख लेवें। बाकी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने ऐसा मुझे इसमें नहीं लगा। उदयपुर के कुछ उपद्रव की और घटनाएं सामने आई, हिंसक गतिविधियां हुई, अंग्रेज़ों ने उनका जो है वो दमन किया, ये सब इसमें चलता रहा काफ़ी समय तक, ठीक है। तो यहाँ कोई इम्पोर्टेंट इसमें इतना नहीं है, हालांकि घटनाएं इंपॉर्टेंट है मगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से। अब आगे हम देखते हैं कि सेनाएं जो है महाराणा के निजी सचिव ने, देखो ये तो होता ही था कि झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया और झोंपड़ों को जलाया गया, घरों भील अपने परिवार को घरों से निकालकर
पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर लेकर चले गए और विद्रोह होता रहा। फिर निराश सेना और सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति देखकर ऋखवदेव में घेरे डाल दिए। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। कई बार क्या होता था, भील भारी पड़ते, कभी अंग्रेज भारी पड़ते, तो भीलों ने क्या किया कि इस बार अंग्रेज़ों की और सामंतों की सेना जो थी तो उसको घेर लिया ऋखवदेव में। और इस विद्रोह के नेता बिलखपाल का गामेती, निमा पीपली का खेमा, सगात्री का जोइता ये थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए। फिर लास्ट में जो है महाराणा मेवाड़ के जो महाराणा उनके निजी सचिव श्यामल दास ने ऋखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील मीणाओं से वार्ता की और लास्ट में समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी ने आधा बराड़ छोड़ने, भविष्य में भीलों के जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने आदि में उन्होंने कहा। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया गया मगर फिर भी वो चलती रही। तो यहाँ तक की स्थिति में देखो मित्रों, आपको जो याद करने लायक चीज़ है, अब गोविंद गुरु की बात शुरू करें उससे पहले एक बार आपको पुनः देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या बात हुई। ठीक है, आराम से आप देखिए। भील विद्रोह है 1818 की जो संधियाँ हुई थी उसके बाद ही जो हस्तक्षेप बढ़ा तो उससे ही मुख्यतः शुरुआत हुई थी, अंग्रेजी हस्तक्षेप और सामंती हस्तक्षेप। और 1857 के क्रांति के समापन तक 1860 तक ये जो मुख्यतः हुआ, मुख्यतः उदयपुर में हुआ, उसके अलावा डूंगरपुर में भी हुआ, बांसवाड़ा में भी हुआ। कारण जो है वो हमने चर्चा कर ली थी, जैसे कर वगैरह है, हस्तक्षेप है, सेना भंग कर देना है आदि थे। ठीक है, और बगावत होती रही, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी होती रही। दौलत सिंह और गोविंद राम का नाम आप थोड़ा ध्यान में रखना। ये जो है उदयपुर में ही इनका विद्रोह हुआ, बांसवाड़ा में भी हुआ। मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय याद रखना कहाँ, खेरवाड़ा, अंग्रेज़ों ने स्थापित की। और ऋखवदेव भी एक स्थान था जहाँ पर भीलों को एक बड़ी सफलता मिली थी। अब हम आते हैं गोविंद गिरी की तरफ। तो प्यारे बच्चों, कई बार क्या है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कक्षा 9th के विद्यार्थी है, कि एक तो वो पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह नाम पढ़ते हैं, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, और एक वो जब नाम पढ़ते हैं गोविंद गिरी, तो वहाँ थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। पूछा जाता है एक के बारे में, लिखाते हैं दूसरे के बारे में। तो देखो गुरु गोविंद सिंह है वो तो सिखों के गुरु है, ठीक है, सिखों के गुरु थे और अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। और यहाँ जो गोविंद गिरी लिखा हुआ है, इसके एक ट्रिक याद रख सकते हैं आप। देखो गिरी किसे कहते हैं, गिरी हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं पर्वत को, और पहाड़ी एरिया जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पूरा पहाड़ी एरिया है। डूंगर तो बोलते ही पहाड़ को है, तो डूंगरपुर से आप इनको जोड़कर याद रखना, ठीक है, याद रह जाएगा। और यहाँ इनके नाम के आगे जैसे सिंह है, गुरु है, यहाँ केवल गोविंद गिरी आपको मिलेगा। तो अब देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य में गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भील आंदोलन स्थापित हुआ। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म सुधार, समाज में जो कुरीतियाँ थी वो, और धार्मिक रूप से जो है उनमें उनको परंपराओं से जोड़कर आंदोलन प्रारंभ किया था, जो आगे चलकर राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह बन गया। गोविंद गिरी डूंगरपुर, देखो याद रखना, गिरी से आप याद रख लेना डूंगरपुर में बेडसा, ये भी आप याद रखना, पूछा गया कंपटीशन एग्जाम में। बेडसा नामक गांव के निवासी थे और जाति से बंजारा थे। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि उनकी जाति क्या थी। गोविंद गिरी तो भील, मीणा, ग्रासिया, बंजारा, तो ज़्यादातर विद्यार्थी भील करके आ जाते हैं, जबकि जाति से क्या था, बंजारा। ठीक है, छोटे किसान थे, निर्धन आर्थिक दशा थी, पारिवारिक स्थिति से इन्होंने निराश होकर फिर अध्यात्म की ओर प्रेरित किया, सन्यासी बन गए और ये राजगिरी के शिष्य बन गए। राजगिरी बूंदी अखाड़े के कोई गुरु थे, इनके गुरु मतलब राजगिरी थे। अब वहाँ इन्होंने धुनी स्थापित की। धुनी क्या होता है, जहाँ कोई साधु सन्यासी वो होम वगैरह करते हैं, यज्ञ करते हैं, धुनी होती है। और अपना जो ध्वज है, इसको निशान कहा गया, वो लगाकर जो है भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देने लगे। भीलों में जागृति उत्पन्न हुई, उनको जागरूक बनाया, उनको संगठित किया और इनको कहा कि आप जब भूमि के स्वामी हो तो फिर आपका शोषण क्यों है। तो गोविंद गिरी की जो शिक्षाएं थी, इनका प्रचार बढ़ता रहा और उनका भगत पंथ, तो इनके पंथ का क्या नाम है, भगत, याद रखना। भगत पंथ जो है वो भीलों में लोकप्रिय हो गया। इन्होंने एक संगठन, जो भीलों का जो संगठन था उसे संप सभा भी कहते हैं, याद रखना, संप सभा।
और गोविंदगिरी का प्रभाव बढ़ता रहा तो क्या है, राजा महाराजा हो गए चिंतित कि भाई ये लफड़ा क्या है, मतलब कहीं हमारे खिलाफ तो जो संगठन नहीं है तो महाराजा है, और उनको था कि कहीं उनका सत्ता को पलट नहीं दे। ठीक है, जागीरदार वो चिंतित हो गए। और 1908 में गोविंदगिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूंत और ईडर राज्यों के भीलों में कार्य किया। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन की उत्पत्ति हो गई। वहाँ के जागीरदार ने भीलों के साथ समझौता कर लिया। यानी अब क्या है कि वो जब डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरात की तरफ गए, वहाँ के जागीरदार ने भीलों से समझौता कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो गोविंदगिरी है और उनका जो भील आंदोलन है उनको बड़ी सफलता मिली। सामंती शोषण के विरुद्ध उनका लड़ने का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि कोई भी सफलता मिलती है तो जोश बढ़ता है। और फिर ये वापस 1911 में बेडसा आ गए और यहाँ धुनी स्थापित कर ली। गांव-गांव में इनके शिष्यों ने धुनी स्थापित कर ली। प्रत्येक गांव में इनका एक एक जो है मतलब शिष्य हो गए और एक एक उनका मुखिया हो गया, और उस मुखिया को जो है कोतवाल कहा गया। तो प्रत्येक गांव में इनके कोतवाल स्थापित हो गए। इसके बाद जो है इनका प्रभाव बढ़ता ही गया। गोविंदगिरी की एक तरह से समानांतर सरकार चलने लगी। तो ये जो बातें हैं वो राजा को और जागीरदारों को फिर परेशान करने लगी कि हो सकता है कहीं आगे इनकी दिक्कत हो जाए। तो ये है गोविंदगिरी, आप फोटो में देख सकते हैं। अब इनसे जुड़ी हुई बातें जो है वो हम पुनः रिवीजन करेंगे। देखो, एक तो जाति क्या थी इनकी, बंजारा। गांव कौन सा था, बेडसा। कहाँ, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। ऑप्शन में दो आपको आएंगे 50-50 पे, बाकी पाली आ सकता है, टोंक आ जाए मान लो, परंतु वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डूंगरपुर याद रखना है, बेडसा। मानगढ़ पहाड़ी पर इन्होंने वो जो घटना हुई थी वो थी, भीलों पर अत्याचार हुए थे, इन्होंने वो बुलाई थी सभा। डूंगरपुर याद रखना, भगतपंथ याद रखना, संप सभा याद रखना। और 17 नवंबर 1913 को जो है वो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था और धुनी इन्होंने स्थापित की थी। पूंजिया भील इनका प्रमुख सहयोगी था। आगे बात करें, बेडसा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। तो ये याद रखना आपको, बेडसा शब्द, बेडसा, ठीक है। और आगे फिर इन्होंने जो है इनके आसपास के क्षेत्रों के भी लाने लगे। इनका प्रभाव गुजरात तक बढ़ गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात, इनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके सामान को जब्त कर लिया और पंथ छोड़ने को इनको धमकाया। तो सामंती और औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंदगिरी और उनके शिष्यों को सामंती और औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। ये है मानगढ़ धाम में आज भी जो है स्मारक बना हुआ है डूंगरपुर, याद रखना, मानगढ़ धाम। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेशवाहक भेजे और उनको पहाड़ी पर बुलाया। तो वो साथ में राशन पानी और हथियार भी लेकर आ रहे थे। तो इससे जो जागीरदार है और जो शासन है, प्रशासन है, उनको धड़कनें बढ़ गई कि माजरा क्या है, क्या प्लान है। तो सूंथ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर राज्य के सभी को चौकन्ना कर दिया। चौकन्ना मतलब चार का, यानी कि एक तरह से सचेत कर दिया। तो अब जो अंग्रेज़ अधिकारी है वो क्या किया, अंग्रेज़ों ने मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां जिसमें वेलेजली राइफल और 7वीं राजपूत रेजिमेंट को लेकर और उस पहाड़ी पर चढ़ गए। पहले थोड़ी बहुत वार्ता हुई, वार्ता कोई बैठी नहीं। तो 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया और जो है जो जितने भी वहाँ भील तैनात थे उन पर तोप और मशीन गनें तैनात करके और गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक भीलों ने सेना का मुकाबला किया, मगर आधुनिक युद्ध सामग्री, बंदूक, तोपें उनके सामने वो टिक नहीं सके और उनको अंधाधुंध गोलियों से भुनना प्रारंभ कर दिया। भीलों में भगदड़ मच गई और फिर जो है कुछ समय बाद भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर भी कत्लेआम जारी रहा और बड़ी संख्या में जो है भील मारे गए, मगर अंग्रेजी दस्तावेज है वो तो कम ही बताएंगे। उनके अनुसार कुल 100 भील मारे गए, 900 को बंदी बना लिया गया। तो ये था मानगढ़ हत्याकांड। इनके साथ ही गोविंदगिरी और उनके जो शिष्य थे प्रमुख, जिसका नाम था पूंजिया, उनको बंदी बना लिया गया। अब इस तरह से भील आंदोलन को कुचल दिया गया और गोविंदगिरी को जेल में डाल दिया गया और 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई।
मगर 7 वर्ष पश्चात इनको रिहा कर दिया गया और इनको कहा गया कि वो इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। और उसके बाद वो अहमदाबाद के पास झालोद गांव में रहने लगे। झालोद में पहले बेडसा मुख्य केंद्र था और उसके बाद झालोद में रहने लगे और इन स्थान पर भगत भील उनके प्रवचन सुनने पहुंचने लगे। तो ये था अपने गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन। पुनः याद दिलाऊं आपको, फोटो से याद दिला देते हैं 4-5 बातें। देखो, एक तो बंजारा जाति से याद रखना, बेडसा याद रखना, मानगढ़ धाम वाली घटना 17 नवंबर 1913, धूनी, पूंजिया भील, डूंगरपुर, भगतपंत और समसभा। लगभग इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं। एग्जाम अब चाहे आपके रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, आरएस प्री, आरएस मेन सभी हो, इम्पोर्टेंट है ये राजस्थान जीके के लिए बेसिक रूप से किताबें। अब आ जाता है अपना उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। 1921 याद रखें, 21 आंदोलन याद रखें, जाडोल याद रखें। अब देखो कैसे 1921 में मेवाड़ और अन्य राज्यों के भीलों और गिरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया। आप एक गोविंदगिरी में भी याद रखना, भीलों के साथ साथ उनके सहयोगी ग्रासिया भी थे, याद रखना, क्योंकि सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया भी बाहुल्य है। तो मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन 1921 में शुरू किया। उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत जो है ये आते थे। ओस या बनिया जाति के थे। ओसवाल, माफी चाहूँगा, ओसवाल थे बनिया। कौन? मोतीलाल तेजावत। ठीक है। और इन्होंने कुछ समय तक झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में कार्य किया, नौकरी की। फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर भीलों के जो उत्थान में लग गए और घूम घूम कर ये मिर्च मसाला आदि भीलों के क्षेत्र में बेचते थे। तो उनसे चित्र विचित्र मेले में ये दुकान लगाते थे। तो इस तरह इससे ये भीलों की समस्याओं को समझ सके और उनके नज़दीक आए। फिर उन्होंने समाज सुधार की जो गतिविधियां चलाई उससे भीलों में ये लोकप्रिय हो गए। और इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम था एकी आंदोलन, याद रखना आपको, मोतीलाल तेजावत। देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं, जैसे मोतियों से जो है हम बनाते हैं माला, ठीक है, माला बनाते हैं ना मोतियों से, तो मोतियों को हम एक धागे में पिरोते हैं, एकता होती है उनमें, तभी वो माला बन पाती है। तो एक ही आंदोलन, ट्रिक याद रख सकते हैं, मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन। ठीक है। तो इन्होंने भीलों के विरुद्ध जितने भी प्रकार के शोषण थे उनका विरोध किया और शुरुआत की। इनकी जो गतिविधियां हैं वो झाड़ोल जागीर उदयपुर में है। झाड़ोल इनका कार्य क्षेत्र, जन्मस्थली और शुरुआती स्थल से लेकर आंदोलन का क्षेत्र था। तो इनमें धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ने लगा। सत्ताधारियों को भी चिंता होने लग गई, वही बात गोविंदगिरी वाले समय की। और जो है इन्होंने विजय सिंह पथिक से भी मुलाकात की और भीलों की समस्याओं पर चर्चा करनी शुरू कर दी। असहयोग आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में, उससे भी प्रभावित हुए। उन्होंने भी भीलों के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और 1921 में भीलों को कहा कि करबंदी नहीं करनी है, कर नहीं देना है। ठीक है। और इसके बाद मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया कुछ समय बाद और उनको छुड़ाने के लिए भील एकत्रित हो गए। भीलों के, देखो झाड़ोल के सामंत ने जो इनको गिरफ्तार किया था, तो भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया झाड़ोल के। तो ये भी एक क्या है, बड़ी सफलता थी। इसके पश्चात उनको जो है छोड़ दिया, तो इन्होंने अपना आंदोलन और तेज कर दिया, कॉन्फिडेंस, इनका आत्मविश्वास बढ़ा। 1921 में पुनः दिसंबर तक स्थिति जो है वो और विस्फोटक हो गई, आंदोलन बढ़ता गया। भीलों को कुछ छूट मिली, जागीरदारों ने जो है कुछ निर्णय लिए। 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया। उदयपुर से वो आ गए सिरोही, वहाँ पर भी भारी संख्या में भील और गरासियन उनका जो है आदिवासी रहते थे, उनको सपोर्ट मिला, वो उनसे बहुत प्रभावित थे। तो इस तरह से जो है मोतीलाल उदयपुर छोड़कर वहाँ से पलायन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सिरोही के भीलों के निमंत्रण पर मार्गदर्शन तो वो वहाँ गए थे। तो इस तरह से उदयपुर और सिरोही दोनों में ही, उदयपुर और सिरोही दोनों में ही जो है उनका प्रभाव था। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के आंदोलन का दूसरा केंद्र बना। ठीक है, याद रखना आप। और यहाँ पर भी उन्होंने जो कार्य किए, उत्थान के, समाज सुधार के, ठीक है, समाज सुधार शुरू कर दिया, संघर्ष भी शुरू कर दिया। तो ये सब इनमें चलता रहा। उधर असहयोग आंदोलन जब कांग्रेस ने वापस ले लिया, यहाँ से थोड़ी स्थिति बदल गई। तो यहाँ से अब ब्रिटिश अधिकारी है, उन्होंने दमन की नीति और सख्ती से कुचलने की नीति अपनाई और जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया
और सब इसमें अंग्रेजी इस देखो मुख्य मुख्य बातें आपको जो है ना वो बता देता हूँ। अब देखो अंग्रेज़ों ने कठोर कार्रवाई में गिराशियों की जानें गई, उनके घर अनाज पशु जला दिए, भारी नुकसान हुआ, दमन किया, बहुत बड़ा गांव का जो भाग वो जला दिया, आदिवासियों की जानें चली गई। तो ये जो स्थिति थी, झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। तो इससे आंदोलन को कुचलने का उन्होंने प्रयास किया और भीलों और गरासियों के मनोबल को तोड़ दिया। अब 1922 को एकी की शपथ तोड़ते हुए सहमति व्यक्त कर दी, यानी गांव के जो मुखिया थे ना उन्होंने। तो इस तरह से आंदोलन जो है वो टूट गया, कमज़ोर पड़ गया। देखो बहुत ज़्यादा दमन होता है तब कोई उपाय नहीं होता है। तो अब इसमें मोतीलाल शेजावत ने 1923 में पुनः एक आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया, मगर अब सफलता नहीं मिली। और 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने ईश्वरीय राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता कर लिया और परगनों में शांति स्थापित हो गई। 1929 में तेजावत को गिरफ्तार के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ये क्षेत्र में अशांत रहे आंदोलन हुआ। राज्यों, जागीरदारों, अंग्रेज़ों ने अशिक्षित और भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। और लास्ट में जो है 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ब्रम नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। 1929 में ईडर राज्य जो कि गुजरात में पड़ता है, खेड़ब्रम जो हम अरावली पर्वतमाला की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि वहाँ से शुरुआत होती है गुजरात में, वहाँ पर तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और इसके साथ ही जो है आंदोलन समाप्त हो गया। 1936 में उनको पुनः रिहा किया गया कि वो आंदोलन नहीं करें तो ही उनको जो है वो छोड़ेंगे और उदयपुर से वो बाहर नहीं जाएंगे। और गुजारे भत्ते के लिए 30 रुपये भत्ता दिया गया। पुनः 1945 में बंदी बना लिया गया और 1947 से रिहा किया गया। तो ये था मोतीलाल तेजावत का भील आंदोलन। मुख्य बात पुनः याद दिला दूं आपको। देखो एक तो इसमें आपको याद रखना है उदयपुर, उदयपुर में कहाँ, झाड़ोल, ठीक है। एक सन याद रखना है 1921। आंदोलन कौन सा चलाया, एकी आंदोलन, ठीक है। तो ये इसमें मुख्यतः बात है इसमें। फिर ये उदयपुर के बाद में कहाँ गए, पास वाले राज्य में सिरोही में भी गए और इसमें जो है सिरोही वाली मुख्य बात है। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र सिरोही था और असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भीलों की तरफ से भाग लिया और फिर 1929 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया खेड़ब्रम से। क्लियर। अब आता है मीणा विद्रोह है, ठीक है। हम मुख्य मुख्य बातें देखेंगे 1851 से 1860। तो ये जो 1860 के आसपास ये मुख्य घटनाएं हुई थी। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने जो है, ये याद रखना, जहाजपुर परगने के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया था। और यहाँ पे फिर आप नज़र डाल लें कि आप देख लें इसमें इम्पोर्टेंट बात, महाराणा मेवाड़ के प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। यानी मीणाओं में भी वही बात है जो भीलों में थी कि राजा महाराजा जो है इनके कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। मगर जैसे टोड आया, अंग्रेज आए तो उन्होंने कठोर नियंत्रण स्थापित किया। तो विद्रोह के कारण लगभग वही थे जो भीलों के विद्रोह के थे, यानी कठोरता, हस्तक्षेप, रोजगार जो है उस पर सीधा प्रभाव, तो ये सब चीज़ें थी, कठोर दमन की नीति। तो इन सब चीज़ों की वजह से तो महाराणा मेवाड़ ने 1851 ईस्वी में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। तो यहाँ से गड़बड़ हो गई। नवनियुक्त हाकिम का नाम था मेहता रघुनाथ सिंह। उसने परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने सोचा कि अधिक से अधिक कर वसूल किया जाए। तो इस वजह से जो बहुसंख्यक मीणा समुदाय है उन्होंने विप्लव का रास्ता अपनाया, विद्रोह का रास्ता अपनाया। अंग्रेज अधिकारियों ने शिकायतों का समाधान करने के बजाय दमन कार्य किया। सेना के बल पर जो है ये वो तोपे वोपे लेके आ गए और उनकी जो वही बात, झोंपड़ियाँ जलाना, गाँव को जलाना। इसमें आप दो याद रखना, उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी नामक गांव पर आक्रमण किया जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी, यहाँ पर भी वही स्थिति है। उनको गांव को जला दिया गया। 5000 मीणा वहाँ फिर इकट्ठे हुए। सघन झोंपड़ी इलाके में सेना को रोका। अंग्रेजी सेना को भी नुकसान हुआ। 57 से सिपाही इस अभियान में मारे गए। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और अब अंग्रेज़ों ने देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की ताकि दोबारा भविष्य में कोई विद्रोह हो तो उसको
रोका जा सके। 1921 में एक तो देवली रेजिमेंट और एक एरिनपुरा रेजिमेंट जो है उनको समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर मीणा कोर, जैसे भील कोर थी वैसे ही मेयर बटालियन थी, वैसे मीणा कोर स्थापना की गई थी। और इस मीणा कोर का जो मुख्यालय है उसका कहीं आया है क्या इसमें, तो ये स्थापित की गई थी। और ये आदिवासियों की समस्याओं का एक तरह से समाधान तो नहीं था, मगर अंग्रेज़ों के पास तो इसी प्रकार इससे कोई और ज़्यादा आशा हम नहीं कर सकते थे अंग्रेज़ों से कि उनके वो कोई और समाधान करेंगे। फिर अंतिम रूप से जो है भारी संख्याओं में मीणाओं को बंदी बना लिया गया, 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। ये सब था अंग्रेज़ों के पास में। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई। यानी आज़ादी के बाद ही जो है ना नियंत्रित जहाजपुर का मीणा उद्रा नियंत्रित तो हो गया और समस्याओं का समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। चलो अब आपसे प्रश्न पूछते हैं, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? मेरवाड़ा बताइए। तो मेरवाड़ा का मतलब अजमेर वाला, तो अजमेर में कहाँ पड़ता है इसका? ब्यावर। ठीक है। अगला, मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? मेवाड़ भीलकोर, तो ये भीलों का विद्रोह हुआ था उदयपुर में, तो उदयपुर में स्थान है खेरवाड़ा, वहाँ पर। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ एक ही आंदोलन भगत पंथ और संप सभा, तो इसमें क्या आ जाएगा? भगत पंथ में गोविंद गिरी। अगला प्रश्न, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एक की, तो मोतीलाल तेजावत। इसमें आता ना चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से। 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया? ये अभी अभी हमने पढ़ा था 2 मिनट पहले ही। तो क्या बनाया गया यहाँ पे? मीणा। मीणाओं का जो है ना वो बनाया गया था मीणा कोर। ठीक है। यहाँ कोर का मतलब कॉर्प्स से है, यानी कि सैनिक टुकड़ी। अब यहाँ देखिए लघुतरात्मक प्रश्न है, तो ये आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक कारण नहीं था और वहाँ हस्तक्षेप की जगह हस्तक्षेप नाम दे दिया। इस तरह से RS परी जैसे एग्जाम में और मेंस एग्जाम में भी। तो भील विद्रोह के कारण 5 कारण बताए गए हैं, याद रख लेना। गोविंद गिरी की भूमिका, तो उनकी वो बताना है आपको। मोतीलाल तेजावत के बारे में, आदिवासी आंदोलन की समीक्षा, मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाएं। तो हमने पार्ट 4 पूरे कर लिए हैं। अब 3 पार्ट और है, 5, 6, 7, वो जल्द ही आगामी 1-2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। धन्यवाद।